हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको एक और क्लोज टेस्ट के बारे में बताऊंगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके नेक्स्ट आईबीपीएस बैंक पीओ एग्जाम के लिए, पीओ लेवल और क्लर्क लेवल दोनों ही एग्जाम के लिए। और ये डिस्क्रिप्शन बेस्ड है क्लोज टेस्ट, और इसको मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। क्लोज टेस्ट बेसिकली एक वोकैबुलरी का ही टेस्ट होता है, लेकिन कभी कभी इसमें कुछ ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट भी पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही स्कोरिंग ये रहता है। कुछ स्टूडेंट ने मुझसे रिक्वेस्ट किया है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए, लेकिन देखिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो पार्ट है आपका आईबीपीएस बैंक पीओ प्री में या मेंस में, वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो बहुत लेंदी होता है, बहुत टफ रहता है और उसमें काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग रहता है। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वाले पार्ट को आप सबसे बाद में करें तो सबसे अच्छा रहेगा आपके लिए। पहले आप सेंटेंस करेक्शन और पैराजंबल और क्लोज टेस्ट ऐसे पार्ट करिए जो आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इनको सॉल्व करना उतना टफ नहीं रहता जितना कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को रहता है। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आप सबसे बाद में करिए। सबसे पहले जो 30 क्वेश्चंस आएंगे आपके बैंक पीओ में प्री में, उसमें आप क्लोज टेस्ट करिए और सेंटेंस करेक्शन करिए और पैराजंबल करिए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट करिए और वही क्वेश्चन करिए जिनके लिए आप कंफर्टेबल है, एकदम 100% श्योर हैं। तो ये एक थोड़ा सा मैं गाइडेंस आपको देना चाहूँगा यहाँ पर। और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को रखिए आप बात के लिए, सबसे बाद में यदि आपको टाइम बचता है तो उसमें आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करिए। और 30 क्वेश्चंस में से आप आराम से 10 या 12 क्वेश्चन ये मिला के अगर कर देते हैं तो आपका सेक्शनल कट ऑफ आराम से निकल जाएगा। आपका क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, सेंटेंस करेक्शन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये सारे पार्ट यदि आप कर देते हैं सही तो 10 से 12 मार्क्स आउट ऑफ 30 आप आराम से ला सकते हैं। और उसके बाद यदि आप टाइम आपके पास बचता है तो डेफिनेटली आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कर सकते हैं। तो चलिए इस क्लोज टेस्ट को करते हैं। देखिए ये क्लोज टेस्ट है और यहाँ पर ये फिलअप्स दिए हुए हैं, ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। और क्लोज टेस्ट बेसिकली वोकैबुलरी का टेस्ट होता है कि किस तरीके से आप एप्रोप्रिएट वोकैबुलरी का यूज़ करना जानते हैं और कर सकते हैं। देखिए ये डेमोक्रेसी के बारे में है। डेमोक्रेसी इन जनरल हैज इट्स डेंजर्स, द बिगेस्ट ऑफ विच इज़ दैट इट मे बी द रूल ऑफ इग्नोरेंस एंड अवेयरनेस। देखिए डेमोक्रेसी के बारे में हम इसमें बता रहे हैं और डेमोक्रेसी के बारे में इसमें बोला जा रहा है कि डेमोक्रेसी के कुछ वीक पॉइंट्स हैं, कुछ फ्लिप साइड्स हैं, ठीक है, कुछ डेंजर्स हैं। डेंजर्स का यहाँ पर मतलब है कि कुछ उसके वीक पॉइंट है या कुछ इसके फ्लिप साइड्स हैं। और सबसे बड़ा फ्लिप साइड उसका क्या है कि इसमें इग्नोरेंस और अनअवेयरनेस का एक रोल रहता है। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि कंट्रीज में जो लिटरेसी रेट होती है वो 100% नहीं होती सभी कंट्री में, और सारे लोग एजुकेटेड और क्वालिफाइड नहीं होते, कुछ लोग अनएजुकेटेड भी होते हैं। लेकिन वोटर्स तो सारे ही होते हैं, 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं वो सारे वोटर्स होते हैं, और कुछ उनमें क्वालिफाइड होते हैं, कुछ इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ अवेयर होते हैं, लेकिन सारे लोग इस तरीके के नहीं होते, ठीक है। तो ये इसमें बोलने की कोशिश की जा रही है, सिटीजन्स हु आर नॉट। अब देखिए यहां पर क्या आएगा, यहां पर आपको एप्रोप्रिएट वर्ड चाहिए। द सिटीजन हु आर नॉट ब्लैंक वाइज एंड एजुकेटेड आर टू कमिट एरर्स ऑफ जजमेंट इन द कास्टिंग ऑफ देयर वोट्स एंड चूजिंग द बेस्ट फिट। देखिए इसमें क्या बात की जा रही है, इसमें बात की जा रही है कि कुछ सारे जो सिटीजन्स है वो सारे एजुकेटेड नहीं है, सारे क्वालिफाइड नहीं है, और सारे ही वो बुद्धिमान नहीं है, सारे ही वाइज नहीं है। इसलिए वो सूटेबल कैंडिडेट को चुनने के लिए गलत डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। उनका एरर ऑफ जजमेंट जो है वो गलत हो सकता है क्योंकि वो अवेयर नहीं है, एजुकेटेड नहीं है और कॉन्फिडेंट नहीं है, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा सेंटेंस, दे आर नॉट। अब देखिए दे आर नॉट से पहले यहां पर आपको क्या ऑप्शन दे रहे हैं, सफिशिएंटली, ग्रेटली, हाईली और परफेक्टली, ठीक है। तो यहां पर आपका सही ऑप्शन क्या होगा? यदि आप परफेक्टली बोलते हैं तो परफेक्टली वाइज कोई सेंस नहीं है इसका, परफेक्टली वाइज का। हाईली वाइज, सारे लोग हाईली वाइज, देखिए वाइज के साथ हाईली लगाना थोड़ा सा इनएप्रोप्रिएट लगेगा। हाईली वाइज अगर हैं भी तो सारे सिटीजन हाईली वाइज नहीं हो सकते, ह्यूजली वाइज नहीं। और ग्रेटली वाइज, देखिए यहां पर आपका सही वर्ड होगा सफिशिएंटली वाइज। सफिशिएंटली वाइज इसलिए यहां पर सही होगा क्योंकि सारे सिटीजन पर्याप्त रूप से वाइज नहीं होते, कुछ कम वाइज होते हैं, कुछ कम अवेयर होते हैं, कुछ ज़्यादा अवेयर होते हैं, और यही कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है और यही इसमें एप्रोप्रिएट वर्ड होगा। और ये आप वर्ड लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा, परफेक्टली वाइज या हाईली वाइज, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा sufficiently wise and educated are to commit error of
जजमेंट इन द कास्टिंग ऑफ देयर वोट्स। उनके पास जो वोट है वो उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो अवेयर नहीं है, उनका इग्नोरेंट है और सफिशिएंटली वाइज नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए क्या वर्ड आएगा, यहाँ पर आप क्या है, यहाँ पर आप प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप क्या उनसे गलती हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि उनसे गलती हो जाए, लेकिन डेफिनेटली एक संभावना है, एक प्रोबेबिलिटी है। तो इसलिए यहाँ पर जो सही वर्ड होगा वो होगा लाइकली। ठीक है, एजुकेटेड आर लाइकली टू कमिट एरर ऑफ जजमेंट इन द कास्टिंग ऑफ देयर वोट्स एंड चूजिंग द बेस्ट फिट। ठीक है, क्योंकि लिटरेसी रेट 100% नहीं होती, सभी लोग एजुकेटेड नहीं होते, सभी लोग अवेयर नहीं होते, तो ये एक डेमोक्रेसी की वीकनेस है कि वो राइट फिट को या बेस्ट कैंडिडेट को नहीं चुन पाते, और ये बात काफ़ी हद तक सही है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा, देखिए यहाँ पर अनलाइकली भी दिया हुआ है, कंफ्यूज करने के लिए अनलाइकली भी दिया हुआ है और श्योर भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर होगा लाइकली, क्योंकि ऐसा संभव है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, एजुकेटेड आर लाइकली, यहाँ पर आएगा लाइकली टू कमिट एरर्स ऑफ जजमेंट इन द कास्टिंग ऑफ देयर वोट्स। कास्टिंग ऑफ देयर वोट्स, अपना वोट डालना, अपने वोट को एक्सरसाइज करना, एंड बेस्ट फिट। ठीक है, द बेस्ट मैन में 10, और इस तरीके से क्या होगा कि जो सही व्यक्ति होगा उस चुनाव में, जो सही व्यक्ति होगा 10, यहाँ पर आएगा गेट इलेक्टेड। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर सही होगा फेल टू गेट इलेक्टेड। ठीक है, चूंकि उनको अपने वोट की वैल्यू नहीं पता, वो गलत सही डिसीजन नहीं ले पाते, इसलिए जो सही बंदा है, जो सही व्यक्ति है इलेक्शन के लिए, वो सिलेक्ट नहीं हो पाता। द बेस्ट मैन गेट 10 फेल, यहाँ पर आएगा फेल टू गेट इलेक्टेड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फेल क्यों लगाया है, यहाँ पर देखिए डिवार, यहाँ पर देखिए अगर इस प्रपोजिशन को आप कनेक्ट करें, ठीक है, ये वाला प्रपोजिशन जो मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ, ये टू प्रपोजिशन जो है, देखिए डिवार के बाद ग्रामर के अकॉर्डिंग फ्रॉम आता है, डिवार फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम, प्रोहिबिट फ्रॉम। ठीक है, इंक्लूड के बाद इन आता है, सक्सीड के बाद इन आता है। जैसे आई हैव सक्सीडेड इन माई गोल, आई हैव सक्सीडेड इन अचीविंग माई गोल, तो सक्सीड के बाद इन आता है। लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा वर्ड चाहिए जो टू के साथ कनेक्ट हो जाए, तो टू के साथ दो वर्ड कनेक्ट होंगे, विलिंग टू और फेल टू, और विलिंग टू और फेल टू में से फेल वर्ड जो है वो पूरी तरीके से एप्रोप्रिएट है अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, 10 फेल टू गेट इलेक्टेड। इलेक्शंस आर यूजुअली अब यहाँ पर देखा है प्रोपेगेंडा, इलेक्शंस प्रोपेगेंडा होता है, एक प्रचार होता है। तो यहाँ पर आपको क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं, पीचिंग का मतलब उपदेश होता है, मैटर, टाइप, प्रोसेस और रिजल्ट। देखिए यदि आप टाइप लगाते हैं, यूजुअली ये टाइप ऑफ प्रोपेगेंडा, तो इलेक्शन कोई प्रोपेगेंडा का टाइप नहीं है। देखिए इलेक्शन तो इलेक्शन होता है, उसके अलग अलग टाइप्स नहीं है। ठीक है, तो टाइप वर्ड नहीं आएगा यहाँ पे, प्रोसेस नहीं आएगा। यूजुअली ये प्रोसेस ऑफ प्रोपेगेंडा, मतलब एक प्रचार करने का एक प्रोसेस है, ये तो बिल्कुल ही इनएप्रोप्रिएट हुआ। और रिजल्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, ये भी इनएप्रोप्रिएट हुआ। तो यहाँ पर सही वर्ड है कि मैटर ऑफ प्रोपेगेंडा, एक मैटर ऑफ प्रोपेगेंडा है, ये एक प्रचार का एक विषय है इलेक्शंस। ठीक है, जिसका जितना ज़्यादा प्रोपेगेंडा होता है उसका उतना ज़्यादा नाम होता है, और वही जो इलेक्शन में जो टीम है आपकी, वही पार्टी है जो चुन पाती है और इलेक्शन में आ पाती है। तो यहाँ पर सही वर्ड होगा आउट ऑफ द ऑप्शंस गिवन, मैटर ऑफ प्रोपेगेंडा। ठीक है, अनदर क्रिटिसिज्म ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट इट इज वांटिंग। अब देखिए यहां पर आपको क्या वर्ड लगाना है, अब वांटिंग के साथ यहां पर देखिए सारे ये प्रपोजिशंस दिए हुए हैं, ऑफ, अंडर, ठीक है, फॉर, एट, इन। लेकिन देखिए कुछ वर्ड्स के साथ कुछ पर्टिकुलर प्रपोजिशंस ही आते हैं, ये ग्रामर का एक बहुत बेसिक रूल है। जैसे गुड के साथ आपको पता होगा एट लगाते हैं हम, वीक के बाद इन लगाते हैं, लैकिंग के बाद हम इन लगाते हैं, फेमस के बाद हम फॉर लगाते हैं, ठीक है, डिवार के बाद हम फ्रॉम लगाते हैं। उसी तरीके से वांटिंग का मतलब होता है लैकिंग, वांटिंग का मतलब होता है लैकिंग, ठीक है, और वांटिंग के बाद हमेशा वर्ड आता है इन, वांटिंग इन, वांटिंग का मतलब होता है लैकिंग, और लैकिंग इन हम हमेशा बोलते हैं। ठीक है, तो वांटिंग इन एफिशिएंसी एंड कंट्रोल। और एक इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, एक वीकनेस डेमोक्रेसी की ये है कि इसमें एफिशिएंसी और कंट्रोल कम होता है, और कम इसलिए होता है क्योंकि यूनानिमस डिसीजन लेने में टाइम लगता है। बहुत सारी पार्टीज होती हैं, सभी पार्टियों को एक मंच पे आके एक डिसीजन लेने में बहुत कठिनाई होती है, अपोजिशंस भी होती है, दूसरी पार्टीज भी होती है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि उस पार्टी से सारी जो दूसरी पार्टी है वो एग्री करें, और तभी जैसे कि कोई भी बिल पास होता है, जैसे एक्ट बनता है,
तो उस एक्ट के लिए सभी पार्टीज का अप्रूवल जरूरी है, अपोजिशन का भी जरूरी है, सभी पार्टीज का अप्रूवल जरूरी है, तभी वो जो एक्ट होता है वो बिल बन पाता है। तो डेमोक्रेसी की ये एक वीकनेस है, ये इस बारे में चर्चा की जा रही है इस बारे में। तो फिफ्थ का आपका जो आंसर होगा वो होगा इन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फॉर प्रॉम्प्ट एंड इफेक्टिव एक्शन यूनिटी ऑफ एक्शन इज, सही बात है ये कि यदि आप इफेक्टिव एक्शन लेना चाहते हैं, प्रॉम्प्ट एक्शन लेना चाहते हैं, तो यूनिटी ऑफ एक्शन इज नेसेसरी। ठीक है, यूनिटी ऑफ एक्शन होना चाहिए, मतलब सभी लोग उसी एक्शन के बारे में बोल रहे हैं। तो यहां पर आपका आंसर होगा इसेंशियल। जब जैसे कि मैंने नेसेसरी बोला, तो यहां पर आपका आंसर होगा इसेंशियल। ठीक है, रिडंडेंट का मतलब होता है सुपरफ्लुअस यानी एक्स्ट्रा, डिस्पेंसिबल का मतलब होता है जिसके बिना आपका काम चल सकता है, नीड, एक्शन इज नीड, तो ये तो बिल्कुल ही इनएप्रोप्रिएट हो जाएगा। अगर नीडेड होता तो ये चल जाता है, यहां पर ये वर्ड एक्शन इज नीडेड, एक्शन की जरूरत है। ठीक है, एक्शन इज इनफ, ये तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। तो यहां पर आपका सही वर्ड होगा इसेंशियल। यूनिटी ऑफ एक्शन इज इसेंशियल, मतलब यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब है कि सभी पार्टी उस एक्शन को लेना चाहती है और सभी पार्टी उस एक्शन पर उनका अप्रूवल है। इन ए मल्टीट्यूड ऑफ माइंड्स मच डिस्कशन टेक प्लेस। ठीक है, एक डिस्कशन होता है, कोई भी इशू होता है, उसमें बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं, मीडिया में अलग डिस्कशंस होता है, पॉलिटिकल पार्टीज में अलग डिस्कशंस होता है। तो वो डिस्कशन किस तरीके का होता है? डिस्कशन डिटेल्ड होता है, डेफिनेटली प्रॉफिटेबल होता है, प्रॉफिटेबल नहीं होता, एग्जॉस्टिव होता है, डेट्रीमेंटल मतलब हार्मफुल, मच डिस्कशन टेक प्लेस। तो यहाँ पर सही आपका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए फ्यूटाइल, क्योंकि फ्यूटाइल का मतलब होता है यूजलेस या अनप्रॉफिटेबल या अनप्रोडक्टिव। बहुत सारे डिस्कशंस चलते हैं, कोई भी इशू होता है गवर्नमेंट में या सोसाइटी में, कोई भी इशू होता है तो मीडिया में, न्यूज़पेपर में, पब्लिक में बहुत सारे डिस्कशन चलते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट कुछ नहीं निकलता। तो इसलिए यहाँ पर वेयर आज यूनिटी ऑफ कंट्रोल इज नीडेड फॉर विगरस नेशनल लाइफ, मतलब यूनिटी ऑफ कंट्रोल होना चाहिए, यूनिटी ऑफ एक्शन होना चाहिए। ये नहीं कि अलग अलग पार्टीज अलग अलग बयान दे रही हैं और अलग अलग डिस्कशंस में लग रही हैं। यूनिटी ऑफ एक्शन और यूनिटी ऑफ कंट्रोल वहाँ पर होना चाहिए। दिस क्रिटिसिज्म हाउएवर इज नॉट वेरी, अब देखिए हाउएवर वर्ड आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, हाउएवर का मतलब होता है कि यहाँ पर हम कुछ और बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमको उसका उल्टा बोलना है। यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं ये बोलने की कि डेमोक्रेसी में ये वीकनेस है, तो यहाँ पर उसका कुछ अपोजिट सा वर्ड आना चाहिए। तो वो मैं ऑप्शन देखता हूँ क्या है। ऑप्शन में अनफेयर, कन्विंसिंग, फैंसीफुल, स्ट्रॉन्ग और एब्सर्ड। हाउएवर this criticism however is not very unfair, not very convincing, not very fanciful। देखिए इसके आगे देखते हैं, इसके आगे मैं बताता हूं अभी आपको। this criticism however is not very because in times of war the British Prime Minister usually, ठीक है, तो यहां पर हम ये बता रहे हैं कि ठीक है आप ये जो पॉइंट्स दे रहे हैं वो उतने सही नहीं है, क्योंकि उसका अपोजिट ब्रिटेन में होता है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा कन्विंसिंग। मतलब आप जो पॉइंट्स बता रहे हैं डेमोक्रेसी की वीकनेस के बारे में वो इतने कन्विंसिंग नहीं है, क्योंकि हाउएवर वर्ड आ गया ना वहां पर। हाउएवर से हमने पता लगा लिया कि वहां पर कॉन्ट्रास्ट के बारे में बता रहे हैं। द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर यूजुअली डिक्टेटर, देखिए यहां पर वर्ड आ रहा है, तो शायद पैराग्राफ ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आप जो डिस्क्रिप्शन में जो डेमोक्रेसी की जो वीकनेसेस बता रहे हैं उसके जो फ्लिप साइड्स बता रहे हैं वो उतना कन्विंसिंग नहीं है, उतना सही नहीं है। क्योंकि जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है वो वॉर के टाइम पर, युद्ध के टाइम पर एक डिक्टेटर बन जाता है। ठीक है, और डिक्टेटर कौन होता है? डिक्टेटर को किसी से बोलना नहीं पड़ता, या कोई डिसीजन लेने के लिए किसी से सोचना नहीं पड़ता, या किसी के ओपिनियन नहीं लेना पड़ता, जैसा कि डेमोक्रेसी में होता है। ठीक है, डिक्टेटर का खुद का एक डिसीजन होता है, वही डिसीजन सभी पर वो इम्पोज करता है, उसको किसी के ओपिनियन या किसी की अप्रूवल की सलाह की जरूरत नहीं पड़ती। और वही होता है ब्रिटेन में, जब वॉर का जो टाइम होता है तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो डिक्टेटर बन जाता है। तो यहाँ पर अब क्या वर्ड चाहिए? यहाँ पर आपको यूजुअली टेक्स द पावर, यूजुअली यूज द पावर, इस तरह के कुछ वर्ड होने चाहिए यहाँ पर। तो गेज द पावर, डिमांड द पावर, मिस यूज द पावर, फ्लॉ द पावर। तो यहाँ पर आपका वर्ड आएगा वील्ड, क्योंकि वील्ड का मतलब होता है एक्सरसाइज, आपके पास जो पावर है या जो अथॉरिटी है उसका यूज करना। ठीक है, और वही वर्ड यहां पर सही रहेगा, वील्ड द पावर ऑफ डिक्टेटर। अनदर क्रिटिसिज्म ऑफ डेमोक्रेसी इन टाइम ऑफ वॉर इज दैट कॉन्फिडेंशियलिटी इन मिलिट्री अफेयर बिकम डिफिकल्ट।
ठीक है, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को बना के रखना मिलिट्री जो अफेयर्स है ये काफ़ी डिफिकल्ट होता है। इफ नॉट, अब देखिए यहाँ पर क्या वर्ड चाहिए, यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि डिफिकल्ट नहीं होता, इज दैट कॉन्फिडेंशियल इन मिलिट्री अफेयर्स बिकम डिफिकल्ट, मतलब जो सीक्रेसी होती है मिलिट्री अफेयर्स में वो डिफिकल्ट हो जाती है। इफ नॉट मतलब डिफिकल्ट के आगे वाला वर्ड चाहिए यहाँ पर आपको, ठीक है। देखिए कॉमन सेंस लॉजिक क्या कह रहा है कि इफ नॉट लिख रहा है यहाँ पर, तो इफ नॉट का मतलब है कि डिफिकल्ट से एक स्टेप आगे का वर्ड यहाँ पर आपको चाहिए, और डिफिकल्ट से एक स्टेप आगे का वर्ड होता है इम्पॉसिबल, तो यहाँ पर आपका वर्ड आएगा इम्पॉसिबल। इफ नॉट इम्पॉसिबल एंड that the opposition usually lowers the morale of the people by its perpetual criticism of the action of the cabinet। बिल्कुल सही है, ऐसा ही होता है। और क्योंकि जो अपोजिशन होती है और दूसरी जो पार्टी होती है वो भले ही जो पावर में जो पार्टी है वो सही डिसीजन ले रही हो, लेकिन जो अपोजिशन होती है वो परपेचुअल क्रिटिसिज्म उनका चलता रहता है, उनका एलिगेशंस चलता रहता है, तो यहाँ पर आएगा आपका इम्पॉसिबल। तो ये बहुत ही अच्छा क्लोज टेस्ट है, ये आईबीपीएस बैंक पीओ एग्जाम में आ चुका है, ये आईबीपीएस बैंक पीओ का ही क्लोज टेस्ट है, और इसी तरीके का क्लोज टेस्ट आपके बैंक पीओ, आईबीपीएस बैंक पीओ में और आईबीपीएस क्लर्क में आएगा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देखिए, इस वीडियो कई बार देखिए आप, उससे आप ये सारी चीज़ें ग्रेस्प कर सकेंगे। वील्ड का मतलब है हैव एंड बी एबल टू यूज पावर और इन्फ्लुएंस और टू एक्सरसाइज पावर और अथॉरिटी। आपके पास जो पावर और अथॉरिटी है उसको एक्सरसाइज करना, उसको हम बोलते हैं व्हील। और फ्यूटाइल का मतलब होता है अनप्रोडक्टिव और यूजलेस, जिसका कोई रिजल्ट ना निकले, उसको हम बोलते हैं फ्यूटाइल। ये एक बहुत अच्छा वर्ड है। तो इस तरीके से आपको क्लोज टेस्ट में वोकैबलरी फिल करनी है। डेफिनेटली वोकैबलरी की नॉलेज तो आपको होनी ही चाहिए, लेकिन इसमें आपको सूटेबिलिटी क्राइटेरिया देखना है कि किस तरीके से एप्रोप्रिएट और क्लोज एकदम सही वर्ड वहाँ पर आपको लगाना है। और ये बहुत स्कोरिंग होता है, इसमें अगर एक बार आपको समझ में आ जाता है तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। क्लोज टेस्ट हुआ, सेंटेंस करेक्शन हुआ, आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट हुआ, ये आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए किसी भी, चाहे वो प्री का एग्जाम हो, चाहे वो मेंस का एग्जाम हो, और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस को सबसे बाद में, जब आपका ये सारे क्वेश्चंस हो जाए। तो ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए यदि आप इसको डेफिनेटली सक्सेसफुल करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं एग्जाम को। तो ये है मेरी कुछ लिंक्स, इन लिंक्स के थ्रू आप मुझसे जुड़ सकते हैं फेसबुक पर इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप में, और यू कैन लाइक माई इंग्लिश एडवांटेज एजुकेशन पेज। ये है इंग्लिश एडवांटेज एजुकेशन पेज, फेसबुक पर आप इस लिंक के थ्रू जुड़ सकते हैं। ये सारी लिंक्स मैं आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। ये इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप है, इस लिंक को प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। ये यूट्यूब चैनल का लिंक है, ट्विटर पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक्डइन पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर 9893719933। इस नंबर को अपने मोबाइल में आप सेव कर लीजिए। और व्हाट्सएप पर भी एक ग्रुप है, इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप है, उसमें यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो अपना नाम और ऐड मी लिख के मुझे इस नंबर पर भेज दीजिए। अपना नाम जरूर लिखिए ताकि मैं उस नाम को आपके नाम से सेव कर पाऊँ, और ऐड मी उसके बाद लिख दीजिए, और इस नंबर पर 9893719933 पर मुझे भेज दीजिए, और आप उस ग्रुप में जुड़ जाएंगे और सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, वीडियो के भी और दूसरे भी। और यह है मेरा ईमेल आईडी single2210@gmail.com, इसके थ्रू भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? आपको ये वीडियो यदि यूजफुल लगा है आपके एग्जाम के लिए तो जरूर इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करके मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको और कितना यूजफुल रहा आपके लिए। और यदि आप फर्स्ट टाइमर हैं इस चैनल पर तो जरूर हमारे साथ जुड़िए, जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको इसी तरीके के एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो के अपडेशंस मिलते रहेंगे, नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, तो जरूर इसको सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।